प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष समकालीन सामाजिक विचारकों में प्रसिद्ध जर्मनी समाजशास्त्री मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के प्रकारों की यहाँ व्याख्या करेंगे। पूर्व अध्यायों में वेबर के जीवन चरित्र, उनकी प्रमुख कृतियों एवं उनके द्वारा बताए हुए प्रमुख सामाजिक सिद्धांतों की हमने संक्षेप में चर्चा की थी। सामाजिक क्रिया को स्पष्ट करते हुए वेबर ने बताया था कि सामाजिक क्रिया से वेबर का अभिप्राय किसी कर्ता के द्वारा किसी क्रिया को दिया जाने वाला व्यावहारिक एवं अर्थपूर्ण अर्थ है, बोध है, जिसे कर्ता ने स्वयं उसे प्रदान किया है, उसे ही हम सामाजिक क्रिया माना जा सकता है। और समाजशास्त्र में वेबर ने सामाजिक क्रिया को अध्ययन का प्रमुख केंद्र माना है। वेबर ने सामाजिक क्रिया के प्रमुख 4 प्रकार बताए हैं। उसमें पहली क्रिया है तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, रेशनल क्रिया, रेशनल एक्शन। तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है। तार्किक क्रिया का संबंध किसी भी लक्ष्य के साथ होता है। एक पुल का निर्माण करते समय एक इंजीनियर की क्रिया, धन कमाने के लिए प्रयत्नशील व्यापारी की क्रिया तथा युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए एक सैनिक अधिकारी की क्रिया, इसी प्रकार की सामाजिक क्रिया का उदाहरण कहा जा सकता है। स्पष्ट है कि तार्किक क्रिया की क्रिया में इसी श्रेणी में आती है। तार्किक क्रिया को जिसका चयन कर्ता द्वारा सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि तार्किक क्रिया में एक कर्ता ने जो अपने लक्ष्य निर्धारित करता है वो सचेत और जागरूक रह के करता है, उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होता है। इस प्रकार वेबर तार्किकता की व्याख्या कर्ता के ज्ञान के आधार पर करता है, न कि अवलोकनकर्ता के दृष्टिकोण से। यानी जो भी वेबर ने कहा कि कोई कौन सी क्रिया तार्किक होगी, ये इस पर निर्भर करेगा कि जो करता है वो उसका ज्ञान कितना है, न कि जो अवलोकन करता है उसके अध्ययन करने का दृष्टिकोण क्या है, ये आवश्यक नहीं है। अब हम यहाँ पर जो दूसरी क्रिया है मूल्यांकनात्मक क्रिया, जिसे इवेल्युएटिव एक्शन भी कहा जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। इस प्रकार की क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। जैसा कि हमने पहली क्रिया में देखा था, तर्क जरूरी है, लेकिन इसमें मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ये माना जाएगा कि जो कर्ता इसका मूल्यांकन करता है उसके सोच क्या है उस क्रिया को करने के पीछे, ये प्रमुख है। एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ कर्ता सभी खतरों को स्वीकार करते हुए तार्किक ढंग से क्रिया करता है, यद्यपि वह जानता है कि उसका ऐसा करने से कोई बाह्य परिणाम नहीं निकलेगा, तब भी वह इसलिए करता है कि सम्मान या प्रतिष्ठा के अपने स्वयं के आदर्शों के प्रति वफादार रहना चाहता है। यानी इसमें कर्ता का खुद का अपना मूल्यांकन है, वह सम्मान या जो प्रतिष्ठा है या स्वयं के प्रति जो आदर्श है उनके प्रति वह वफादार रहते हुए उस जहाज के साथ में डूबना चाहता है, जिसे जानता है कि ये जहाज डूबेगा तो मेरी जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी। स्पष्ट है कि जो क्रियाएं नैतिक, धार्मिक, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार पर की जाती है तथा जिनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है, मूल्यांकनात्मक क्रिया कहलाती है। तीसरा है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया, अफेक्टिव एक्शन। इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेगों या उद्वेगों, इमोशंस या भावनात्मक दशाओं से होता है। प्रेम, दया, घृणा, करुणा, सहानुभूति तथा क्रोध आदि के वशीभूत होकर की जाने वाली क्रियाएं भावनात्मक कहती हैं। समाज में एक व्यक्ति परिवार में रहते हुए इमोशनल हो जाता है, भावनात्मक हो जाता है। अब उसे अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाओं में अनेक बार अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, शिक्षक के रूप में, मित्र के रूप में, पति के रूप में। उन भूमिकाओं के साथ ही उसके संवेगों
या उद्वेगों, जिन्हें इमोशंस कहा जाता है, उनमें भी बदलाव आता है। और जब उनमें बदलाव आता है तो उसकी क्रियाओं में भी परिवर्तन होता है। इसलिए वेबर ने यहाँ पर व्यक्ति के जो अंतर्मन के द्वारा, जो भावों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं, उनको भावनात्मक या संवेगात्मक क्रियाएं कहा है। चौथा है परंपरात्मक क्रिया। वेबर ने महत्वपूर्ण क्रियाओं के विभाजन में जो परंपरात्मक क्रियाएं हैं, वो ट्रेडिशनल एक्शंस भी इन्हें कहा जाता है। वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं अथवा प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों और विश्वासों से होता है, परंपरात्मक क्रियाएं कहलाती है। भूतकाल से ऐसा होता आया है, प्राय ये माना जाता है कि ऐसा होता आया है, तो उसके आधार पर जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जनरीतियां हैं, जो हमारे लोक व्यवहार के तरीके हैं, नियम है, मान्यताएं हैं, कानून हैं, उन सब को आधार पर जो उसके पूर्वज करते हैं, उनसे संबंधित अगर हम कोई क्रियाएं करते हैं तो इस प्रकार परंपरात्मक क्रियाएं कहलाती है। परंपरात्मक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें लोग आदतों या स्थापित परंपराओं के प्रभाव या दबाव के कारण संपन्न करते हैं। जैसे कोई त्योहार के अवसर पर की जाने वाली विशेष पूजा, कोई विशेष कार्य, कोई विशेष तरीका जो समाज में प्रचलित है, वो किसी न किसी प्रथा से या किसी परंपरा से या किसी जनरीति से या लोक मान्यता से संचालित है। उस लोक मान्यता के आधार पर किए जाने वाले कार्य को परंपरात्मक क्रियाएं कही जाती है। इस प्रकार वेबर ने उपयुक्त प्रमुख 4 प्रक्रिया की क्रियाओं में तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, संवेगात्मक या भावनात्मक क्रिया और चौथी जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं परंपरात्मक क्रिया, जो समाज में सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, उनके आधार पर मनुष्य की जो आदतें निर्मित होती है, उन आदतों के आधार पर जो बनने वाली क्रियाएं हैं, सामाजिक क्रियाएं कही जाएंगी, परंपरात्मक सामाजिक क्रियाएं कही जाएंगी। और किसी भी सामाजिक परंपरात्मक क्रिया के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार वेबर के उपयुक्त क्रिया के वर्गीकरण के अनुसार वेबर ने स्पष्ट किया है कि आधुनिक और पश्चिमी देशों में अधिकांश क्रियाएं तार्किक या तर्क संगत ढंग से की जाती है। जो आधुनिक पश्चिमी देश है, यूरोप के देश हैं, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान और दूसरे और भी जो प्रगतिशील देश हैं, जो चाहे पश्चिमी है या गैर पश्चिमी देश हैं, लेकिन जो विकसित राष्ट्र हैं, उनमें अधिकांश क्रियाएं तार्किक आधार पर की जाती है। और जो इन देशों में क्रिया की प्रधानता तर्क के आधार पर है। और जो गैर पश्चिमी एवं परंपरागत देश है, जिनमें एशियाई देश हैं, मध्य पूर्व के देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, जिनमें हमारा देश भारत भी माना जाता है, वहाँ पर अधिकांशतः इसके विपरीत इन प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है। इनमें मतलब प्रमुखतः परंपरात्मक क्रियाएं या भावनात्मक क्रियाओं की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार वेबर के जो सामाजिक क्रिया का विभेदीकरण या विभाजन है, या जो इनके प्रकार है, उसमें हम मुख्यतः देख सकते हैं कि वेबर ने जो व्यक्ति के सामाजिक जीवन में, दैनंदिन जीवन में की जाने वाली क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को उसने एक व्यवहारिक आदर्श प्रारूप के रूप में तर्क संगत तरीके से बांटा है, जिसमें पहली तार्किक क्रिया, दूसरी मूल्यांकनात्मक क्रिया और तीसरी संवेगात्मक या उद्वेगात्मक क्रिया और चौथी परंपरात्मक क्रिया। और साथ ही ये भी बताया कि जो परंपरात्मक क्रियाएं हैं वो इस तरह के जो देश हैं जहाँ पर गैर पश्चिमी देश हैं, और उन देशों में ज़्यादा की जाती है जहाँ पर तर्क के स्थान पर परंपरा का अधिक महत्व है। और जो पश्चिमी देश है, जो शिक्षा पद्धति में आगे हैं, उस सब तर्क के आधार पर तार्किक क्रियाओं को अधिक प्रधानता देते हैं। इस प्रकार वेबर ने अपने जो तार्किक क्रिया के ये और इसके आधार पे जो सामाजिक क्रिया का जो मॉडल प्रस्तुत किया है, इस व्याख्यान में हमें ये देखने को मिलेगा कि वेबर ने जो अपने जर्मनी के तत्कालीन समाज में और यूरोप के दूसरे देशों में ये देखा कि जो पश्चिमी देश है, उनकी सारी क्रियाएं, चाहे वो किसी विज्ञान के विकास से संबंधित हो, चाहे किसी सामाजिक विज्ञान के विकास से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, स्पष्ट रूप से वेबर ने उन्हें 4 भागों में बांटा: तार्किक, मूल्यांकनात्मक, संवेगात्मक और परंपरात्मक, और उस समाज के विभाजन को स्पष्ट किया। धन्यवाद।